ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पिरेटरी सिस्टम फिजियोलॉजी में टुडे वी विल डिस्कस अल्वियोलर सेल्स। पहले के एल्वियोलर सेल्स, ठीक है, एल्वियोलर सेल। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी में लंग्स वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी कल हमने डिस्कस किए थे। आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज एल्वियोलर सेल्स। इसमें लिखे इट इज आल्सो known as न्यूमोसाइट। जो एल्वियोलर सेल्स होते हैं लंग्स के अंदर, इसका दूसरा नाम क्या है? न्यूमोसाइट्स होते हैं। न्यूमो का मतलब होता है एयर, साइट मीन सेल, दो सेल विच कंटेन एयर एंड हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, दे आर कॉल्ड ऑफ न्यूमोसाइट। तो जब भी आप लोगों से कोई ये पूछे कि लंग्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उसका नाम एल्वियोलाई है, लेकिन एल्वियोलाई का दूसरा नाम क्या है? न्यूमोसाइट्स है। इसमें लिखे इट हैज टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लिखे न्यूमोसाइट टाइप 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। उनमें से लेके न्यूमोसाइट टाइप 1, वेरी गुड, न्यूमोसाइट टाइप 1 और दूसरे साइड पे न्यूमोसाइट टाइप 2। ये इसके दो जनाब टाइप्स हैं। तो न्यूमोसाइट टाइप 1 एंड न्यूमोसाइट टाइप 2, इसमें हमने डिफरेंसेस करने हैं। इन दोनों की डिफरेंसेस क्या है? लंग्स के अंदर जो न्यूमोसाइट टाइप 1 है, दे आर मोस्ट अबंडेंट एंड दिस इज लीस्ट अबंडेंट। सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? न्यूमोसाइट टाइप 1। इसमें लिखे मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ द लंग्स, और इसमें लिखे लीस्ट अबंडेंट। अगर हम लंग्स के अंदर इन दो की लेवल देखें तो न्यूमोसाइट टाइप 1 जो होते हैं ये लंग्स के अंदर राउंड अबाउट 95% होते हैं। कितने होते हैं? 95। लेकिन जो न्यूमोसाइट टाइप 2 है, प्रेजेंट इन द लंग्स अप टू 5%, ये 5% होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों से एक ये सवाल पूछा जाए कि लंग्स में जो न्यूमोसाइट टाइप 1 है ये ज्यादा है कि न्यूमोसाइट टाइप 2, आंसर इज 1। ये 95% होते हैं और ये 5% होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि जो न्यूमोसाइट टाइप 1 है ये जिस एपिथेलियम से बने होते हैं उसको कहते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। कौन सा? स्क्वामस। इसमें लिखे इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। ये एमसीक्यूज आता है कि द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ न्यूमोसाइट टाइप 1 दैट इज कॉल्ड ऑफ स्क्वामस। इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। और ये जो न्यूमोसाइट टाइप 2 है ये क्यूबॉइड एपिथेलियम से बना है। किससे? क्यूबॉइड। इसमें लिखे इट इज क्यूबॉइडल या इट कंटेन या इट इज मेड अप ऑफ विच एपिथेलियम? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये हिस्टोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके डिफरेंस है। एपिथेलियम अगर हम देखें न्यूमोसाइट टाइप 1 के अंदर तो स्क्वामस होगा, लेकिन न्यूमोसाइट टाइप 2 के अंदर जो एपिथेलियम है दैट इज क्यूबॉइडल इन नेचर। क्लियर है? नंबर 3 इसमें लिखे कि जो न्यूमोसाइट टाइप 1 है इसका जनाब नेक्स्ट पॉइंट लिखे कि दैट इज लार्जर इन साइज। अगर हम एल्वियोलाई के अंदर देखें तो न्यूमोसाइट टाइप 1 हमें बड़े नजर आते हैं, न्यूमोसाइट टाइप 2 हमें छोटे नजर आते हैं। तो साइज के लिहाज से इसमें लिखे इट इज लार्जर एंड इट इज स्मॉलर। ये क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं। तो न्यूमोसाइट टाइप 1 इज लार्जर सेल एंड दैट इज स्मॉलर सेल। अब इसके बाद लिखें इसकी फंक्शन क्या है। जो न्यूमोसाइट टाइप 1 है इसका काम क्या है और न्यूमोसाइट टाइप 2 का काम क्या है। तो एक बात याद रखें, न्यूमोसाइट टाइप 1 वो सेल है जो गैसियस एक्सचेंज करता है। ये ऑक्सीजन को ब्लड में देता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हम बाहर एक्सहेल करते हैं। देखिए, जब हम फॉर एग्जांपल बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर लंग्स में जाता है और लंग्स के अंदर एल्वियोलर सेल में जाता है। अब एल्वियोलर सेल कितने टाइप के हैं? 2 टाइप। तो जो ऑक्सीजन हमने ली है वो एल्वियोलर टाइप 1 में जाता है, न्यूमोसाइट टाइप 1, और वो किसके साथ एक्सचेंज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो लंग्स अगर जाने जाते हैं तो गैसियस एक्सचेंज के लिए, तो गैसियस एक्सचेंज अगर लंग्स में होगी ये उस सेल में होगी जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा होगी। इसलिए कितना परसेंट है? 95। यहाँ पे लेके हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज
मतलब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में हेल्प करेगी। बहुत सारी डिजीजेज हम ऐसी पढ़ेंगे आगे लंग्स के अंदर जिसमें नीमोसाइड टाइप 1 डैमेज हो जाते हैं, और अगर ये डैमेज हो जाए तो फिर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगी। अगर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन होगी, डिस्निया होगी, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और भी सारे मसले हो सकती है। ठीक है, अब इसकी फंक्शन लेके जो नीमोसाइड टाइप 2 है जी, वेरी गुड, ठीक है, इसका मेन काम ये है कि नीमोसाइड टाइप 2 सिक्रीट सर्फेक्टेंट। ये क्या रिलीज करती है? सर्फेक्टेंट। यहाँ पे लेके इट रिलीज या सिक्रीट, ये एक मॉलिक्यूल सिक्रीट करता है विच इज नोन एज सर्फेक्टेंट। इसको क्या कहते हैं? सर्फेक्टेंट। इसको स्टार करें। द मेन फंक्शन ऑफ नीमोसाइड टाइप 1 दैट इज हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। लेकिन जो मेन फंक्शन है नीमोसाइड टाइप 2, इट सिक्रीट सर्फेक्टेंट। ये सर्फेक्टेंट रिलीज करती है। सर्फेक्टेंट है क्या चीज, इसका काम क्या है, वो हम अलग पढ़ेंगे, क्लियर है। लेकिन अगर मैं जिक्र करूंगा सर्फेक्टेंट की, तो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल से मुराद ये होगा कि किस सेल से आया है? नीमोसाइड टाइप 2 से आए हैं। नंबर 2 इसका लेके इट डिफरेंशिएट N2। अब यहाँ पे बात याद रखे, नीमोसाइड टाइप 1 ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि इसमें ऐसी फैक्टर मौजूद है नीमोसाइड टाइप 2 के अंदर, अगर ज़रूरत पड़ने पे ये चाहे तो ये अपने आप से कौन से सेल बना सकते हैं? नीमोसाइड टाइप 1। नीमोसाइड टाइप 1 टाइप 2 में कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन नीमोसाइड टाइप 2 किस में कन्वर्ट हो सकता है? 1 में कन्वर्ट हो सकता है, क्लियर है। तो इट कैन रीजनरेट या इट कैन डिफरेंशिएट इनटू नीमोसाइड टाइप 1। और नेक्स्ट देखिए, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू नीमोसाइड टाइप 1, प्रोवाइड सपोर्ट टू विच सेल? नीमोसाइड टाइप 1। बस ये इसके 3 फंक्शन याद रखें। तो अगर आप लोगों ने इतना भी याद किया, दैट इज मोर देन एनफ। अब मेन पॉइंट इसमें कौन से है? लंग्स के अंदर जो एल्व्यूलाई है दैट इज प्रेजेंट 2 टाइप्स ऑफ सेल, नीमोसाइड टाइप 1 एंड नीमोसाइड टाइप 2। जो टाइप 1 है इसका एक फंक्शन है एंड दैट इज हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। अब इसके तो हमने 3 फंक्शन लिखे हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आता है और आप लोगों से सर एक्सपेक्ट करेगा वो ये है कि इसका मेन फंक्शन सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखें यहाँ पे एक डायग्राम के जरिए इसको अगर हम थोड़ा सा मजीद एलाबोरेट करें, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लंग, ये लंग है, ठीक है। अब लंग्स के अंदर इसी तरह की जनाब एल्व्यूलाई होती है, दैट इज कॉल्ड एल्व्यूलर सैक्स। ये क्या है? एल्व्यूलर सैक्स है। ज्यादा को एल्व्यूलाई कहते हैं, एक सेल को हम एल्व्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्व्यूलस। एल्व्यूलस लंग्स के अंदर एक सेल को कहा जाता है और ज्यादा को एल्व्यूलाई कहा जाता है, क्लियर है। अब देखें ये एक तेली की तरह है कि नहीं, ये सैक है, एल्व्यूलस सैक है। अब इस सैक के अंदर सुन ले, यहाँ पे इस तरह के जनाब इसके इन साइड पे इसी तरह के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स। इन सेल्स को जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो हमें मुख्तलिफ किस्म के नजर आते हैं। अब देखें दिस इज एल्व्यूलर सैक विच कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, एक इसमें ये ब्लू वाले हैं और एक रेड वाले हैं, क्लियर है। अब एल्व्यूलर सैक के अंदर वो सेल जो किस एपिथेलियम से बने हो, स्क्वामस, दैट शुड बी नीमोसाइड टाइप 1, क्लियर है कि नहीं। अब वो एल्व्यूलर सैक के अंदर वो सेल जो किससे बना हो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, दैट शुड बी नीमोसाइड टाइप 2, क्लियर है कि नहीं। असल में लंग्स के अंदर इस तरह तेले होते हैं, तेले, उन तेलों को हम एल्व्यूलस सैक कहा जाता है। उस एल्व्यूलस सैक के अंदर सिर्फ 2 तरह के सेल्स होते हैं जिसको हम नीमोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? नीमोसाइड। अब देखिए अगर हमें बाहर से ऑक्सीजन एंटर करता हूँ, ऑक्सीजन, तो फिर ये ऑक्सीजन जब इस लंग्स में आता है तो यहाँ से फिर ये डिफ्यूज होकर ब्लड में जाता है और ब्लड से क्या वापस जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना ये एल्व्यूलस सैक के अंदर किस सेल का काम होता है? नीमोसाइड टाइप 1 का काम होता है। अब ये नीमोसाइड टाइप 1 काम तब तक सही करेगा जब तक उसको हम सपोर्ट प्रोवाइड करें, और इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना ये किसका काम है? नीमोसाइड टाइप 2 का काम है, क्लियर है। ये इसके डिफरेंसेस है। अब नीमोसाइड टाइप 2 अगर जाना जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंटली दैट इज फॉर द फंक्शन टू रिलीज व्हाट? सर्फेक्टेंट। अब हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय सर्फेक्टेंट, इसकी फिजियोलॉजी क्या है और सर्फेक्टेंट जनाब ये करता क्या है। सबसे पहले तो लेके इट इज लिपिड मॉलिक्यूल। ये क्या है? लिपिड मॉलिक्यूल है। ये असल में लिपिड से बना होता है, फास्फोलिपिड्स होते हैं इसके अंदर, तो फास्फेट के साथ लिपिड अटैच होता है, लेकिन मेनली इट इज अ
lipid molecule which is secreted by pneumocyte type 2। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। प्लीज टू एवरीवन आई वुड लाइक दैट आप लोग फोकस करें और इसको गेट करें। जो सर्फेक्टेंट है ये लिपिड मॉलिक्यूल होता है जो कौन से सेल से रिलीज होता है, नीमोसाइट टाइप 2 से, क्योंकि हमने जिक्र किया है ना ये सर्फेक्टेंट रिलीज करता है। अब जब ये सर्फेक्टेंट रिलीज करता है, सर्फेक्टेंट पर लिखे इसके कंपोनेंट क्या है, सर्फेक्टेंट किस चीज से बना है। तो सर्फेक्टेंट एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 4 चीजें होती है। कितनी चीजें? 4 चीजें। इसमें एक होता है व्हाट इज दिस, शाबाश, ये क्या है? डाई। ये क्या है? ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप सारे सुन ले। डाई इसका मतलब क्या है? डाईपाल, शाबाश, डाईपाल मेटाइल। ये क्या है? डाईपाल मेटाइल। ये इस तरह याद रखेगा, ठीक है। ये क्या है? सबसे पहला डाईपाल मेटाइल। नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस, फास्फी। ये क्या है? तो डाईपाल मेटाइल फास्फेटाइल कोलिन, ये नाम याद रखना है, ठीक है ना, ये एग्जाम में आता है। डाईपाल्मेटाइल फास्फेटाइल कोलिन। मैं इसको अगर ब्रेक करूं, देखें सबसे पहले यहां तक ये क्या है? डाई, ठीक है। यहां से लेके यहां से क्या है? पाल्मेटाइल। तो डाईपाल्मेटाइल, फिर यहाँ पे फास्फेटाइल एंड कोलिन। ये एक लिपिड होता है, ये लिपिड कंपोनेंट है जो किसके अंदर मौजूद होता है? सर्फेक्टेंट में। इसको सिंपली हम कहते हैं डाईपाल्मेटाइल फास्फेटाइल कोलिन, DPPC। क्लियर है कि नहीं? इस तरह याद रखें। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था PMC के अंदर कि एक बच्चा है उसमें लंग्स कोलैप्स है। क्या है? लंग्स कोलैप्स है। उस बच्चे के अंदर किस चीज की डेफिशिएंसी है? तो लोग जाकर रट चुके थे कि सर्फेक्टेंट, उसमें सर्फेक्टेंट नहीं था। उस एग्जाम के अंदर उन लोगों ने डाईपाल्मेटाइल फास्फेटाइल कोलिन दिया था, क्योंकि इसकी वजह से क्या चीज बनती है? सर्फेक्टेंट बनती है। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि कोलैप्स लंग्स इन अ किड, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ विच, या तो DPPC होगा या क्या होगा? सर्फेक्टेंट होगा। क्लियर है? नंबर 2, इसके अंदर लिखे इसमें फास्फोलिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं? फास्फो, जी क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझे। मैं कहता हूं कि जो सर्फेक्टेंट है ये जिस चीज से बना है, सर्फेक्टेंट इज अ लिपिड मॉलिक्यूल विच इज कंपोज्ड ऑफ 4 थिंग्स। ये 4 चीजों से मिलकर बना है, जिनमें से एक का नाम है DPPC। अब इस सर्फेक्टेंट का काम यह है कि लंग्स को कोलैप्स होने नहीं देते, इट प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम कोलैप्स। लेकिन अगर इसकी लेवल कम हो जाए तो फिर क्या होगी? लंग्स कोलैप्स होगी, जिसको एटिलेक्टेसिस कहते हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बच्चों के अंदर लंग्स कोलैप्स की रीजन डेफिशिएंसी अब क्या है, तो वो तो सर्फेक्टेंट है। लेकिन अगर ABCD ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा फिर DPPC होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट इसमें फास्फोलिपिड होते हैं, इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, मतलब सर्फेक्टेंट के अंदर प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। तो इट कंटेन प्रोटीन एज वेल। और लास्ट में लेके इट कंटेन कोलेस्ट्रॉल। इसके अंदर क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल। तो ये भी लिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं इसमें, कोलेस्ट्रॉल। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेज में ये चीजें इसने नहीं लिखी है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सर्फेक्टेंट है इसका जो 55% है ये किससे बना होता है? डाईपाल्मेटाइल फास्फेटाइल कोलिन। फिर इसका याद रखें जो 25% है ये किससे बना होता है? फास्फोलिपिड। 10% इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर है? और 10% इसके अंदर क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इसका मतलब 55, 25, 10, 10 ये 100 बन जाता है। कितना बन जाता है? 100। लेकिन आप लोगों से ये सवाल पूछा जाता है कि इसका मेन कंपोनेंट क्या है? आंसर इज DPPC होता है। क्लियर है? अब लिखे कि जो सर्फेक्टेंट है इसका जनाब काम क्या है, फंक्शन लिखे। सर्फेक्टेंट की जनाब फंक्शन, पहले हमें इसकी रिलीज पड़ी है, ये न्यूमोसाइट टाइप 2 से रिलीज होगा। फिर हमने ये बात की है कि ये बना किस चीज से है? दैट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी थिंग्स? 4 थिंग्स। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट इज DPPC। क्लियर है? अब लिखे कि सर्फेक्टेंट की जनाब फंक्शन क्या है, तो फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। अब सर्फेक्टेंट की जब हम फंक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले तो लेके इट प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम कोलैप्स। ये लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करते हैं। यहाँ पे लेके इट डिक्रीजेस, ये वर्ड लेके फिजियोलॉजी का वर्ड है, इट डिक्रीजेस सरफेस टेंशन। ये किसको काम करता है? सरफेस टेंशन एंड प्रिवेंट लंग्स फ्रॉम कोलैप्स। प्रिवेंट लंग्स फ्रॉम व्हाट? कोलैप्स। ये सरफेस टेंशन को, ये सरफेस प्रेशर को कम करके लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करते हैं। तो अगर आज हम लोगों में लंग्स काम कर रहे हैं, वो कोलैप्स नहीं है,
तो उसका एक वजह यह है कि हम में एनफ क्या है, सर्फेक्टेंट है। क्लियर है। दूसरी बात देखें, इट इंक्रीजेस लंग्स कंप्लायंस। ये किसको बढ़ाता है, लंग्स कंप्लायंस। ये लंग्स कंप्लायंस को बढ़ाता है। व्हाट इज कंप्लायंस? एनीवन इन द होल क्लास? शाबाश। तुक्का भी चलेगा, गलत आंसर भी चलेगा, ठीक भी चलेगा। हाँ, एनीवन? नेक्स्ट। ओके, कंप्लायंस मीन द मैक्सिमम एक्सपांसिबिलिटी ऑफ द लंग्स। जितना लंग्स एक्सपांड हो सकता है उस कैपेबिलिटी को क्या कहते हैं, कंप्लायंस। तो सर्फेक्टेंट का काम ये है, ये लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। तो ये लंग्स को क्या रखता है, एक्सपांड रखता है, और उस एक्सपांसिबिलिटी ऑफ द लंग्स को क्या कहते हैं, कंप्लायंस कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो कंप्लायंस के सामने लेके एक्सपांसिबिलिटी ऑफ द लंग या द एबिलिटी ऑफ द लंग टू रिलैक्स मोर, मतलब रिलैक्सेशन ऑफ द लंग्स को हम क्या कहते हैं, कंप्लायंस। तो अगर मैं लंग्स को ज्यादा रिलैक्स करूंगा तो उससे कोलैप्शन के चांसेस क्या होगी, कम होगी। और ये कौन कर रहा है, सर्फेक्टेंट कर रहा है। नीचे आप लोगों ने लिखना है, सर्फेक्टेंट इज यूजुअली start to produce at 26th week of pregnancy। ये कब स्टार्ट होता है, 26th week of pregnancy या gestation, and reaches to peak at 34 week of pregnancy। इसका मतलब यह है कि प्रेगनेंसी में बच्चों के अंदर इंट्रा यूटराइन लाइफ में जो सर्फेक्टेंट है ये रिलीज होना शुरू हो जाता है। किस वीक के अंदर, 26 वीक। और फिर इसका जो मैक्सिमम लेवल है ये किस वीक में पहुंच जाता है, 34 वीक। 26 वीक का मतलब कौन सी मंथ प्रेगनेंसी है, शाबाश। इसका मतलब यह है कि जब प्रेगनेंसी का 7वां मंथ स्टार्ट हो जाता है तो सर्फेक्टेंट रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो 7वें महीने और 8वें महीने के आखिर में फिर एनफ क्या बन चुका होता है, सर्फेक्टेंट। अगर आम लफ्जों में आप लोग बताए कि प्रेगनेंसी कितने मंथ की होती है, 9 मंथ, तो उसमें जो 7वां महीना और 8वां महीना है उसके अंदर एनफ क्या बनना शुरू हो जाते हैं, सर्फेक्टेंट। ठीक है। अगर एक बच्चा है वो प्रेगनेंसी में 7वें महीने में पैदा हो जाए या 8वें महीने में पैदा हो जाए तो उसको प्रीमेच्योर बर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीमेच्योर। उस बच्चों के अंदर एनफ क्या नहीं बन चुका होगा, सर्फेक्टेंट। तो उन बच्चों के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होंगे कि नहीं। इसलिए कहते हैं कि अगर बच्चा 8वें महीने के बाद पैदा हो जाए तो वो 9वें महीने में जब भी पैदा हो जाए तो कम से कम उसके अंदर जनाब क्या बन चुका होगा, सर्फेक्टेंट बन चुका होगा। ठीक है। तो सर्फेक्टेंट इनिशियली इन प्रेगनेंसी गोइंग टू स्टार्ट एट 26 वीक एंड दे रीचेस इनटू द पीक अप टू 34 वीक। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे एक नोट में लेके याद रखें, नोट में कि इफ इन premature birth due to lack of surfactant the baby develop dash। कहते हैं कि प्रीमेच्योर बर्थ के अंदर अगर बच्चा 7वें महीने से पहले पैदा हो जाए तो उसमें सर्फेक्टेंट ना होने की वजह से एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसको NRDS कहा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे लेके डिवेलप अ कंडीशन नोन एज न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके फर्स्ट मंथ लाइफ को न्यूनेट कहा जाता है। जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसका कौन सा पीरियड है, न्यूनेटल। और जब सर्फेक्टेंट नहीं होगी तो लंग्स तो क्या रह जाएगी, कोलैप्स रह जाएगी। और कोलैप्स लंग्स की वजह से वो बच्चा सांस तो नहीं ले सकेगा तो उसको रेस्पिरेटरी क्या होगी, डिस्ट्रेस। क्लियर है कि नहीं? तो दिस कंडीशन इज नोन एज NRDS। इसको क्या कहते हैं, NRDS। तो अगर एक बच्चा पैदा हो जाए और उसमें NRDS है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसकी ट्रीटमेंट ये है ऑक्सीजन सप्लीमेंट देते हैं और सर्फेक्टेंट इन्फ्यूजन देते हैं। क्या कहते हैं, सर्फेक्टेंट इन्फ्यूजन। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करता हूँ, मे बी इट मे बी हेल्पफुल इन योर एग्जाम, क्योंकि ये गायनी के अंदर इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जब फीमेल आती है चेकअप के लिए, अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है और वो डॉक्टर के पास हर 2 महीने या 1 महीने जाकर बाद विजिट करती है, इसको हम कहते हैं एंटीनेटल विजिट। क्या कहते हैं,
एंटीनेटल, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है लेकिन अब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई है, प्रेगनेंसी में जितना चेकअप फीमेल कराती है डॉक्टर से उसको क्या कहते हैं, एंटीनेटल चेकअप कहते हैं। तो एंटीनेटल चेकअप के अंदर कभी कभार जो फीमेल होती है उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाती है, क्या हो जाती है, ओलिगोहाइड्रोमियोस। तो फिर हम क्या करते हैं, जो गायनोकोलॉजिस्ट होती है वो फीमेल से यहाँ से जनाब एमनियोटिक फ्लूइड ड्रा करती है और उसमें कुछ चीजें देखना चाहती है, उसको हम कहते हैं एमनियोसिंथेसिस टेस्ट। क्या कहते हैं, एमनियोसिंथेसिस। टेकिंग एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम द यूटेराइन कैविटी एंड सी फॉर डिफरेंट डिजीजेस। उसमें हम फिर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर एक चीज देखते हैं दैट इज कॉल्ड लेसेथिन और स्पेंगोमाइलिन। क्या चेक करते हैं, लेसेथिन एंड स्पेंगोमाइलिन रेशो चेक करते हैं। क्या नाम सुना है कि नहीं? अब याद रखे इसको हम कहते हैं LS रेशो। क्या चेक करते हैं, LS रेशो। ये नॉर्मली 2 रेशो क्या होता है, 1 होता है। कहने का मतलब ये है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड फीमेल लेती है, डॉक्टर लेती है, तो वो फिर लेबोरेटरी के अंदर हम देखते हैं कि उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर लेसेथिन स्पेंगोमाइलिन कितनी है। अब आप लोगों को ये क्या चीज है, लेसेथिन स्पेंगोमाइलिन आर लिपिड मॉलिक्यूल। ये क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल। और ये दोनों मॉलिक्यूल एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जाकर फ्यूचर में क्या बनाते हैं, सरफेक्टेंट बनाते हैं। तो अगर एग्जामिनर एक सवाल पूछे कि एक फीमेल है वो प्रेग्नेंट है लेकिन उसकी एमनियोटिक फ्लूइड में LS रेशो कम है, तो इसका मतलब उसके आने वाले बच्चे के अंदर किस डिजीज का चांस है, NRDS। अब बच्चा पैदा हुआ नहीं है, यूट्रस में है, लेकिन उसमें किस चीज की कमी है, सरफेक्टेंट की कमी है। तो फिर आप माँ को एक ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे जो वो प्लेसेंटा क्रॉस करके जाकर बच्चे की लंग्स में किस चीज की रिलीज को बढ़ाए, सरफेक्टेंट, दैट इज बीटा मेथासोन। वो क्या है, बीटा मेथासोन। तो बीटा मेथासोन इज अ स्टीरॉयड। ये क्या है, स्टीरॉयड है। अगर एक फीमेल को प्रेगनेंसी में बीटा मेथासोन की इंजेक्शन लगाई जाए तो वही बीटा मेथासोन प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे के अंदर किस चीज की रिलीज को बढ़ाएगी, सरफेक्टेंट को बढ़ाएगी। क्लियर है कि नहीं? So this is a very popular MCQ question. How you increase lung maturity in a baby who has decreased surfactant in pregnancy by injecting which one, beta methasone. Clear है? ये ड्रग अगर किसी ने अपने पास लिखना है very helpful. ये बीटा मेथासोन क्या है, दैट इज स्टीरॉयड। ये क्या है, स्टीरॉयड है। ये बच्चे की लंग मैच्योरिटी को भी इंक्रीज करेगा और बच्चे के अंदर सरफेक्टेंट रिलीज को भी इंक्रीज कर दे, क्योंकि बीटा मेथासोन हैज अ स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन द सिंथेसिस ऑफ DPPC। और जब DPPC बढ़ेगी तो इसका मतलब सरफेक्टेंट बढ़ेगी। क्लियर है? अब पॉइंट ये है कि इसलिए कहते हैं कि एंटीनेटल चेकअप कराने चाहिए। अगर ये एक फीमेल है वो सेकंड मंथ में गई है तो उसके पास फिर डॉक्टर की एक फाइल बन जाती है, फिर हर वो 2 से 3 महीने के बाद वो विजिट करती है और फीमेल जो है वो अपने हिसाब से चेकअप करवाती रहती है। तो हो सकता है कि अगर टाइमली देखा जाए कि इस बच्चे में सरफेक्टेंट की कमी है तो बिफोर द बर्थ उसकी ट्रीटमेंट है कि नहीं है। तो अगर इसको हम ट्रीट करेंगे तो आने वाला बच्चा ठीक होगा। अगर वो फीमेल विजिट ना कर दी तो उसको तो पता नहीं चलता। जब उसको पता नहीं चलेगा तो उसका बच्चा अगर सरफेक्टेंट लेक में पैदा होता तो उसको कौन सा प्रॉब्लम होता, NRDS। और NRDS के अंदर बच्चे की जो दोनों लंग्स होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, कोलैप्स होते हैं, और कोलैप्स लंग्स ज्यादा देर तक काम नहीं करती। क्लियर है कि नहीं? तो जब लंग्स काम नहीं करेंगे तो कैन द बेबी विल सर्वाइव, नेवर सर्वाइव। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने हैं। ये क्लियर हो गया क्या नहीं? हाँ जी, कौन सा ठीक है? देखिए एक बात याद रखें, एक्चुअली जब फीमेल की 7 मंथ स्टार्ट हो जाती है तो उसमें TT लगाई जाती है। क्लियर है? वो फीमेल को लगाई जाती है और उससे वो जनाब इम्यूनाइज हो जाती है प्रेगनेंसी के अंदर इन्फेक्शन को। अब ये बच्चे को टीके लगाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह है, बच्चे को टीके लगाए जाते हैं। अब ये देखना होगा कि वो किस चीज के टीके हैं। अब टीके कुछ भी हो सकते, वो इंजेक्शन भी हो सकती है, वो वैक्सीन भी हो सकती है। तो आपने देखने की क्या चीज है, क्योंकि इसके ऊपर हम ब्लाइंडली कमेंट नहीं कर सकते। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं ब्लाइंडली कमेंट करूं तो मेडिसिन ऐसी चीज नहीं है, जब तक आप एक चीज को आइडेंटिफाई नहीं करें यू कांट कमेंट। क्लियर? सरफेक्टेंट इशू होता है तो उसमें बच्चे, अब सरफेक्टेंट देखे 2 बातें, वेरी गुड, ये भी बताएं लगू। अगर बच्चा 7वें महीने पे पैदा हो जाए या 8वें के जनाब 1st वीक 2nd वीक में, तो सरफेक्टेंट थोड़ा बहुत तो बन चुका होगा, तो दे कैन ट्राई टू प्रिवेंट द कोलैप्स। लेकिन अगर 6 महीने से पहले आ जाए तो फिर तो सरफेक्टेंट है ही नहीं, तो उसमें बच्चे को डायरेक्ट सरफेक्टेंट इन्फ्यूजन देते हैं इनहेलेशनल मेथड के जरिए। क्योंकि हम सरफेक्टेंट देते हैं
हम वो बैग लगाते हैं और उसके अंदर सर्फेक्टेंट इंजेक्शन देते हैं ताकि वो डायरेक्ट लंग्स में जाए इनहेल के जरिए और वो लंग्स को मैच्योर करे। लेकिन अगर सर्फेक्टेंट थोड़ा बहुत है और बच्चा रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में है तो उसको हम फिर सपोर्टिव केयर देते हैं, लाइक ऑक्सीजन सप्लीमेंट देते हैं, इसको हम जनाब बाहर से जनाब मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो उस बच्चे की स्टेटस पे डिपेंड करता है कि उसमें सर्फेक्टेंट कितनी है, उसकी बेस पे अगर हम डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को सर्फेक्टेंट की जरूरत है कि नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर प्रेगनेंसी में सर्फेक्टेंट लो की जनाब आइडेंटिफिकेशन हो जाती है किस टेस्ट से एमनियोसेंथेसिस, तो फिर माँ को जो इंजेक्शन लगाई जाती है फॉर द फीटल लंग मैच्योरिटी उसका नाम क्या है, बीटामेथासोन है। इस तरह तो डेक्सामेथासोन भी स्टीरॉयड है, प्रेडनिसोलोन भी स्टीरॉयड है, फिर इस तरह फ्लूटिकासोन भी स्टीरॉयड है, बीटामेथासोन भी स्टीरॉयड है। लेकिन एवरी स्टीरॉयड इज नॉट हेल्पिंग द लंग मैच्योरिटी। वो सिर्फ कौन सा है, बीटामेथासोन, बी फॉर बेबी स्टीरॉयड। ये कौन सा है, बेबी स्टीरॉयड है। इस तरह याद रखें, ठीक है। इसके बाद लिखे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कब नहीं, बस इतने ये काफी होते हैं पूरे लाइफ के लिए, ठीक है ना। अब लेके ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम एंटर करते हैं, लंग से ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी को कैसे मिलती है और पूरी बॉडी से वापस कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा लंग्स को कैसे मिलती है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। अब देखिए इसका मिसाल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये लंग्स है, एक इसका मैं सर्कल बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लंग्स, ठीक है। फिर लंग से जनाब ये टिश्यूज है, मतलब टिश्यूज के अंदर ऑर्गन्स आते हैं, सिस्टम्स आते हैं, कोई भी चीज है। अब आप लोगों को पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वो जनाब सबसे पहले किस में आती है, लंग्स में। अब जितने भी हमारे टिश्यूज है, हमारे ऑर्गन है, वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक इसको क्या ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले। तो इसका मतलब लंग से ब्लड के जरिए ऑक्सीजन किसको मिल जाना, टिश्यूज को। और जब टिश्यू ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगी तो ये बाई प्रोडक्ट क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट गैस, इसको हम यूज नहीं करेंगे बल्कि इसको हम बॉडी से क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे। और वो एक्सहेल तब होगा जब टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड वापस हम किसको दे दें, लंग्स को दे दें। तो देखे लंग से ऑक्सीजन का ब्लड के जरिए किधर जाना, टिश्यूज को जाना, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड का वापस किसको जाना, लंग्स को। इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दो पॉइंट, यहाँ पे जो लंग्स के अंदर कैपिलरीज है उसको हम पल्मोनरी कैपिलरी कहते हैं, क्योंकि जो कैपिलरीज है दीज आर टाइनी ब्लड वेसल, उससे गैसियस एक्सचेंज होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी कैपिलरीज। यहाँ पे टिश्यूज के अंदर जो कैपिलरीज है उसको हम सिस्टेमिक कैपिलरी कहते हैं। दे आर कॉल्ड सिस्टेमिक कैपिलरीज। तो हम ये डिस्कस करेंगे ये सर्किट किस तरह चलता है, ये नॉर्मली कैसे चलेगा, उसमें फिर जब एबनॉर्मेलिटी आएगी वो हम अलग देखेंगे। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को बताऊंगा कि अगर पूरा कंसेप्ट समझ आ भी ना जाए, यहाँ से ही आपका एमसीक्यूज क्लियर हो जाए, वो ये है कि जब हम लंग से ऑक्सीजन को किधर लाना चाहते हैं, टिश्यूज, तो उसके लिए जो गाड़ी है या कैरियर है वो हीमोग्लोबिन है। क्या है, हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन कैन कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरी करती है। अब यहाँ पे याद रखें कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लंग से लेगी और कहाँ तक पहुंचाएगी, टिश्यू तक। कितना परसेंट, राउंड अबाउट 97%। कितना परसेंट, 97। आपने सांस ली है, आपने 100% ऑक्सीजन किसको दी है, लंग्स को, और 100% ऑक्सीजन हमने किसको देनी है, टिश्यूज को। तो उसका 97% कौन लेगा, हीमोग्लोबिन। कितना परसेंट रह गया, 3% ऑक्सीजन ब्लड के अंदर किसी के साथ नहीं मिलता, वो फ्री फॉर्म में रहता है, इसको डिजॉल्व ऑक्सीजन कहेंगे, वो 3% होता है। क्लियर है। तो अटैच ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में, और 3% ये क्या हो गया, डिजॉल्व। अब आपने 100% ऑक्सीजन टिश्यू को दे दिया तो उसने 100% क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने यहाँ से लंग्स को देना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो वापस जाने की जो ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड HCO3 की शक्ल में जाएगा। किसकी शक्ल में, HCO3, विच इज बाइकार्बोनेट। ये क्या है, बाइकार्बोनेट। यार अगर इसको मैं आसान बनाऊं, देख इसको आप 2 में डिवाइड, H अलग कर दे, C को अलग कर दे, ये कितने O है, 3, तो एक OH इसके साथ लगाए हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये क्या रह जाएगा, O2, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कि HCO3 के अंदर क्या चीज पड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट देखे, अनदर इज हीमोग्लोबिन, किसके साथ जाएगा, हीमोग्लोबिन।
और आखिर में लेके डिजॉल्व फॉर्म, किस में जाएगा, डिजॉल्व फॉर्म। अब यहाँ से आप लोगों के एमसीक्यूज क्लियर हो गए। इसका मतलब यह है कि लंग से जो ऑक्सीजन टिश्यू को आएगा वो दो शक्लों में आएगा, कितने, दो, अटैच विद हीमोग्लोबिन एंड फ्री फॉर्म, क्लियर है। लेकिन टिश्यू से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स को देंगे तो वो तीन शक्लों में जाएगा, कितने में, तीन, विद द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट अटैच टू हीमोग्लोबिन एंड डिजॉल्व फॉर्म, इसको फ्री फॉर्म कहते हैं। अब अगर इसको मैं मजीद स्पेसिफाई करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की शक्ल में 70% जाता है, कितना परसेंट, 70%। फिर HB की शक्ल में ये 23% जाता है, कितना परसेंट, 23, और रिमेनिंग 7% कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहता है, डिजॉल्व फॉर्म में रहता है। क्लियर है कि नहीं। अब एमसीक्यूज क्या बन गया, द मैक्सिमम ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ डैश ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि जब वो किसके साथ अटैच हो जाए, हीमोग्लोबिन। मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू गो बैक इनटू द लंग इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, जिसको हम HCO3 कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखे कि कुछ टर्म्स है, इस कंसेप्ट से पहले एक टर्म्स है, वैसे इस पे तो बहुत बड़ा लेक्चर है, लेकिन ये टर्म्स क्लियर होंगे तो आगे फिजियोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर आसान हो जाएंगे। वो टर्म सबसे पहले ये है कि हम एक वर्ड यूज करेंगे अफिनिटी। क्या वर्ड यूज करेंगे, अफिनिटी। द एबिलिटी ऑफ अ गैस या द एबिलिटी ऑफ एनीथिंग अटैचेस टू द गैस इज कॉल्ड ऑफ अफिनिटी। यहाँ पे लिखे द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अटैच विद एनी गैस, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस प्रोटीन भी हो सकते हैं, कुछ भी, टू अ गैस दैट इज नोन एज अफिनिटी। मैं कहता हूं जनाब एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ले सकते हैं। अब जब देखें फॉर एग्जांपल ये हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन के ऊपर कितनी सीटें हैं, शाबाश, 4। अब एक हीमोग्लोबिन ये है, इस पे भी 4 सीटें हैं, इस तरह। अब इसमें पहले से ये ऑक्सीजन जनाब कितने बैठ गए हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन पहले। अब यहाँ पे देखें तो इस पर कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल। अब आप लोग के ख्याल में हीमोग्लोबिन ये वाला जो 1 नंबर है, इसमें मजीद ऑक्सीजन लेने की ज्यादा कैपेबिलिटी है कि 2 में, 2 में है, क्योंकि यहाँ पे मजीद 3 आ सकते हैं और यहाँ पे मजीद 1 आ सकता है। इसका मतलब ये है कि द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस अटैचेस टू द गैस दैट इज नोन एज अफिनिटी। तो हम कहेंगे दिस हीमोग्लोबिन हैज अ लोअर एफिनिटी एंड दिस हीमोग्लोबिन हैज अ हायर एफिनिटी। क्लियर है। तो अफिनिटी का वर्ड हम यूज करेंगे, वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय लोडिंग, इसका मतलब क्या है, लोडिंग हम डिस्कस करेंगे, लोडिंग। अब लिखे अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन विद HB हीमोग्लोबिन दैट इज कॉल्ड ऑफ लोडिंग। मतलब गाड़ी के ऊपर इसको हमने क्या करना है, गाड़ी को फुल करना है। मतलब हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन का अटैच होने को क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। क्लियर है। अब ऑक्सीजन जब हम लेंगे तो सबसे पहले वो किधर जाएगा, लंग्स में, और लंग्स के अंदर कितना परसेंट, 97% ऑक्सीजन किसके साथ मिलेगी, हीमोग्लोबिन। ये लोडिंग टिश्यू में होगी या लंग्स में होगी, लंग्स में होगी। तो यहाँ पे लेके इट अकर इन लंग्स, इट अकर इन लंग्स, ये लंग्स के अंदर होती हैं। अब देखिए इसको याद रखना है कि लंग्स इज L फॉर L, आंसर इज लोडिंग। कि लोडिंग कहाँ पे होगी, लंग्स में होगी। और लोडिंग का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होना। अब नेक्स्ट लिखे डी लोडिंग। एक क्या होता है, डी लोडिंग। वी विल डिस्कस दिस टर्म, ये आने वाले लेक्चर के अंदर बहुत हेल्पफुल है। इसमें लिखे डिटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। अब अगर हम हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिटैच करें तो उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, डी लोडिंग कहते हैं। क्लियर है। इसको हम डी लोडिंग कहते हैं। अब ऑक्सीजन को यहाँ से हमने हीमोग्लोबिन के साथ अटैच किया था, लोड किया था, और इस हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन को लेना लंग से, और किसको देना है, टिश्यूज को। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन आ गया है और वो किसके साथ अटैच है, HB हीमोग्लोबिन, तो अब ये अपने पास रखेगा या टिश्यू को देगा, टिश्यू को देगा। तो डी लोडिंग कहाँ पे होती है, टिश्यू में होती है। लेकिन पल्मोनरी टिश्यू में कि सिस्टेमिक में, या सिस्टेमिक टिश्यूज या सिस्टेमिक कैपिलरी में होती है। तो यहाँ पे लेके एट अकर इन सिस्टेमिक टिश्यूज, ये सिस्टेमिक टिश्यूज या सिस्टेमिक कैपिलरीज में होती हैं। तो लोडिंग भी आप लोग को आना चाहिए और डी लोडिंग का भी पता होना चाहिए। ठीक है जी, लोडिंग एंड डी लोडिंग। अब देखिए यहाँ पे
जो मेन पॉइंट है, हम इसको स्टार्ट करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हम सिस्टेमिक टिश्यू ड्रा करेंगे, तो ड्रा करें सिस्टेमिक टिश्यू। ये सिस्टेमिक टिश्यू जो बुक के अंदर इन लोगों ने डिस्कस किया है, उसमें कंसेप्ट है सिस्टेमिक टिश्यू। ओके जी, प्लीज सारे के सारे इधर फोकस करें, जहां पे समझना है तो बताएं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। देखिए फॉर एग्जांपल एक इस तरह डायग्राम ड्रा करें, दिस इज कैपिलरी, ये क्या है कैपिलरी, लेकिन दिस इज पल्मोनरी और सिस्टेमिक कैपिलरी, सिस्टेमिक कैपिलरी, ये क्या है सिस्टेमिक कैपिलरी। इसके एक साइड पे आर्टीरियल साइड होगा आर्टरी, ठीक है, और दूसरे साइड पे क्या होगा वीनस साइड, जिसको वेन्स कहते हैं। तो दिस इज वीनस एंड या वेन्यूलर एंड, और दूसरा क्या है आर्टीरियल एंड है, दिस इज अ कैपिलरी। अब ये अगर आर्टरी है, आर्टरी, दिस इज आर्टरी, तो दिस इज अ वेन, ये वेन है, और आर्टरी एंड वेन आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी, ये कैपिलरी है। लेकिन ये हम टिश्यूज की बात कर रहे हैं, कहाँ की टिश्यूज की, ये क्या है सिस्टेमिक कैपिलरी है। यहाँ तक क्लियर है। अब इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लंग से जो ऑक्सीजन लेके आना था वो किसका काम था, HB, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट विद इन आरबीसी, ये किसके अंदर होता है आरबीसी। अब इधर देख, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल ये बाई कनकेव शेप, ये क्या है आरबीसी, ये ब्लड के अंदर क्या है आरबीसी। अब इस आरबीसी के अंदर ये हीमोग्लोबिन है, ये क्या चीज है हीमोग्लोबिन, प्लीज याद रखें, क्योंकि आरबीसी कंटेन HB, कुछ कर लो हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे दिस इज अ टिश्यू, ये टिश्यू है। अब देखिए टिश्यू को हमने क्या दिया है ऑक्सीजन दिया है। जब हम टिश्यू को ऑक्सीजन देते हैं तो ये ग्लूकोज के साथ मिलता है, किसके साथ ग्लूकोज, और एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, क्या होती है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन की जो एंड प्रोडक्ट है, याद रखें उसमें क्या बनती है ATP बनती है, क्या बनती है ATP। और मैं आप लोग को सिर्फ ये बताता हूँ कि इसमें क्या बनता है CO2। तो जब भी टिश्यू अपने लिए ऑक्सीजन यूज करेगी तो उसकी बाई प्रोडक्ट में गैस बनता है, जिसका नाम क्या है CO2। यहाँ से जिसने क्लियर किया ये कंसेप्ट, तो आगे बहुत आसान है। हम कहते हैं कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स है या जितने भी टिश्यूज है, उसको काम करने के लिए क्या चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि वी नीड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यार हमारी जिंदगी की सर्वाइवल किस पर डिपेंड करता है ऑक्सीजन पे। तो याद रखें ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ये हम टिश्यूज को देंगे, तो टिश्यूज हमें उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और उसके लिए टिश्यू अपने लिए क्या बनाती है ATP, और ATP के साथ साथ वाटर बनता है। तो वाटर और ATP ये सेल के लिए मुफीद है कि नहीं है, वो तो सेल यूज करेगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सेल यूज नहीं कर सकती। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में बना है, इसको सेल ने रखना है कि आगे उसको एक्सहेल करना है, एक्सहेल करना है, और वो तब होगा जब ये टिश्यू से हम किसको दे दें लंग्स को दे दें। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कितना % बना है, शाबाश 100%। अब सुन ले, ये तो गैस है। अब ये जो गैस है 100% ये टिश्यू से जाकर ये किसको क्रॉस करेगी, शाबाश, हाँ ये सिस्टेमिक कैपिलरी है, ये जाकर इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं सिस्टेमिक कैपिलरी मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं सिस्टेमिक कैपिलरी मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन है कि नहीं। अब सुन ले, जब टिश्यू क्या कौन सी गैस बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, इनिशियली इट क्रॉसेस कैपिलरी मेम्ब्रेन, और जब ये कैपिलरी मेम्ब्रेन क्रॉस करेगी तो ये फिर इस कैपिलरी के अंदर आएगा कि नहीं। हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड नाउ एंटर इन द ब्लड, ये किस में आया है ब्लड के अंदर, क्योंकि इस आर्टरी के अंदर, वेन्स के अंदर और कैपिलरी के अंदर तो क्या है ब्लड है। अब ये कितना % आया है 100%। वेरी गुड। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस मेम्ब्रेन से क्रॉस होता है ब्लड में जाता है, तो इसके लिए कोई ट्रांसपोर्ट की जरूरत है कि नहीं, तो नो नीड। आंसर इज यहाँ पे लेके कि कार्बन डाइऑक्साइड इज लिपिड सॉल्युबल गैस, ये क्या होता है लिपिड सॉल्युबल, और ऑल कैपिलरी मेम्ब्रेन आर आल्सो लिपिड इन नेचर। तो ये भी लिपिड इन नेचर मेम्ब्रेन है, ये भी लिपिड सॉल्युबल है, तो ये एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व होते हैं। क्या होते हैं डिजॉल्व। तो हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज फ्रीली डिजॉल्व, ये क्या है फ्रीली डिजॉल्व, नो नीड ऑफ एनी ट्रांसपोर्टर। क्लियर है। प्लीज इधर फोकस करें। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में ट्रिकी 4-5 चीजें हैं, इनमें से एक टॉपिक ये है, एक दो और है बस, ठीक है। अब देखें टिश्यूज ने हमें क्या दिया था कार्बन डाइऑक्साइड, कितना %, 100, और ये 100% फ्रीली कैपिलरी मेम्ब्रेन से होते हुए ब्लड में चला गया है। डन। अब इस 100 में से सुन ले, 100 में से ब्लड के अंदर
93%, कितना परसेंट? 93% किस सेल को एंटर करेगा? आरबीसी। किस सेल को? आरबीसी। अब यहाँ पे देखे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है ये कितना परसेंट है? हाँ यार कितना? 70, 93%। खुदा के बाद उधर सारी चीजें बंद कर, इधर फोकस करे कि अभी 70 से हम निकालेंगे। क्लियर है कि नहीं? डायरेक्ट उस पर जंप ना मारे, पहले तो कंसेप्ट को देखे कि हो क्या रहे। अब इधर देखे बुक वगैरह बंद करे। इधर का मतलब ये है कि ये 100% था, इस 100 का 93% किस में चला गया है? आरबीसी। अब यहाँ पे कितना परसेंट रहे? 7, क्योंकि 100 में से 93 तो अंदर चला गया, तो ये कितना परसेंट है? 7। अब ये 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड में ही रहेगा और फ्री रहेगा, इसको डिजॉल्व फॉर्म कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की डिजॉल्व फॉर्म कितना परसेंट है? 7% है। अब समझ गए कि नहीं? अब आरबीसी को कितना परसेंट मिला है? 93। लेकिन आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। उस 93 के अंदर 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसके साथ मिलेगा? हाँ जी, HB के साथ मिलेगा। किसके साथ? HB के साथ मिलेगा। किसके साथ मिलेगा? HB। कितना परसेंट रह गया? 70। समझे कि नहीं? आरबीसी को टोटल कितना मिला था? 93 में से 23% आरबीसी के अंदर किसको अटैच हुआ? हीमोग्लोबिन। तो कितना परसेंट रहा? 70 कि आरबीसी के अंदर वाटर के साथ मिलता है। किसके साथ मिलता है? वाटर के साथ। समझ गए क्या नहीं? अब देखिए 7% कार्बन डाइऑक्साइड फ्री रहा, 23% किसके साथ अटैच हुआ? हीमोग्लोबिन। और 70% ये वाला ये किसके साथ अटैच हुआ? वाटर के साथ। अब जब CO2 और H2O मिलता है तो उससे H2CO3 बनता है। क्या बनता है? H2CO3। अब ये अनस्टेबल कंपाउंड है, सुन ले, तो ये 2 में डिवाइड हो जाता है। HCO3 में HCO3 और H+ में डिवाइड हो जाता है। अब समझ गए क्या नहीं? अब ये जो HCO3 है ये तब बना है जब कौन सा गैस ने पार्टिसिपेट किया है? CO2। तो इस HCO3 के अंदर CO2 हो सकता है कि नहीं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट? 70% लंग्स की तरफ जाएगा। किसकी शक्ल में? HCO3 की शक्ल में। क्लियर है कि नहीं? तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ाई देखे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी शक्लों में जाता है? 3 में। उसमें देखे बाइकार्बोनेट की शक्ल में कितना परसेंट जाएगी? 70। कितना परसेंट हीमोग्लोबिन के साथ जाएगी? 23। और कितना परसेंट फ्री रहेगा? 7% रहेगा। अब समझ गए कि नहीं? कि मेन पॉइंट है, ठीक है ना? अब यहाँ पे इसमें कुछ चीजें ऐड करने हैं कि H+ क्या है? ये प्रोटॉन है। ये क्या है? प्रोटॉन। और जहां पे प्रोटॉन होगा वो pH को एसिडिक बनाता है। क्या बनाता है? एसिडिक। और एसिडिक pH के अंदर हमारे एंजाइम काम नहीं करते। अब सुन ले, ये कौन सी चीज है? हाँ जी, उस्मान बताएगा। ये क्या है? पूरा हीमोग्लोबिन। ये 2 चीजों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन से किससे बनती है? अमाइनो एसिड। तो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन पार्ट है ये अमाइनो एसिड से बना है। बात समझ रहे हैं क्या नहीं? अब ये जो ग्लोबिन के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम हिस्टाडीन है। क्या है? हिस्टाडीन। हिस्टाडीन इज अ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन चेन। अब ये जो हिस्टाडीन है ये नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव। ये हिस्टाडीन अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करता है? H+ को। किसको? H+। तो जब ये H+ जाएगा तो वो किसके साथ मिलेगा? हिस्टाडीन। अब ये अटैच हुआ कि फ्री है? अटैच H+ इज नॉन डेंजरस बट फ्री H इज वेरी डेंजरस। क्लियर है कि नहीं? तो अगर ये सवाल कोई पूछे यहाँ पे जो H+ बना है ये तो एनवायरमेंट को एसिडोटिक बनाएगा। अब एसिडोस के अंदर तो सेल काम नहीं करता, तो H किधर चला गया? इसकी एसिडिटी को कम करने के लिए ये किसके साथ अटैच होगा? हिस्टाडीन के साथ अटैच होगा। अब समझ गए कि नहीं? ओके, आप लोगों से अगर मैं सिंपल सवाल करूं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन का काम क्या है? पहला फंक्शन, इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू। नंबर 1 फंक्शन। दूसरा क्या है? इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू बैक टू द लंग्स। कितना परसेंट? 23%। and it acts as a buffer because it prevents acidosis. Why? Because it attracts H+ and attach to the histidine. अगर ये H जो है वो हिस्टाडीन के साथ मिला तो ये जो pH है वो तो डिस्टर्ब नहीं होगा ना, तो इस वजह से ये बफर की तरह भी काम करता है। तो वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को सिर्फ यही पता होता है कि हीमोग्लोबिन कैन कैरी ऑक्सीजन, बट हीमोग्लोबिन कैन आल्सो कैरी कार्बन डाइऑक्साइड 23% और एक्ट एज अ बफर भी काम करता है क्योंकि H+ को किसके साथ मिलाता है? हिस्टाडीन के साथ मिलाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इधर देखें नेक्स्ट पॉइंट। अब ये क्या चीज है?
HCO3। अब HCO3 आरबीसी कैरी नहीं कर सकता, आरबीसी में तो बना है लेकिन आरबीसी उसको कैरी नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, ये जो HCO3 है ये आरबीसी से बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा ब्लड में, इधर देखे। लेकिन इसकी बेस पे जब ये HCO3 बाहर आएगा तो इस आरबीसी को बाहर से क्या चीज जाएगी, क्लोराइड जाएगी। क्या चीज जाएगी, क्लोराइड। क्लोराइड ब्लड में होता है, क्या होता है, ब्लड में। सुन ले, ये HCO3 किस सेल में बना है, आरबीसी। आरबीसी कहता है मैंने आपको बनाया है लेकिन आपको लंग्स तक लेके नहीं जा सकता। तो फिर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नहीं होता। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। ये कहते हैं मेरे पास इतना एनर्जी नहीं है कि मैं अपने बंदे भी कैरी करूं और आपको भी कैरी करूं। तो इसको फिर इसने निकालना है कि नहीं। जब HCO3 को ये निकालेगी तो ये ब्लड से इसमें के बदले क्या लेगी, क्लोराइड लेगी। बात समझ गए कि नहीं। अब इसको हम कहते हैं HCO3 क्लोराइड एंटीपोर्ट। क्या कहते हैं, HCO3 क्लोराइड एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट मीन ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें दोनों की डायरेक्शन सेम हो कि अपोजिट हो। अपोजिट, HCO3 बाहर आ रही है तो क्लोराइड अंदर जा रही है, सेम है कि अपोजिट है, तो इसको एंटीपोर्ट कहते हैं। और इस एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट को फिजियोलॉजी के अंदर एक नाम देते हैं विच इज कॉल्ड हैमबर्गर शिफ्ट, इसको कहते हैं, इसको हैमबर्गर शिफ्ट कहते हैं। क्लियर है क्या नहीं। हैमबर्गर शिफ्ट का मतलब HCO3 का बाहर आना और क्लोराइड का अंदर चले जाना। समझ गए क्या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखे कितनी चीजें हो गई, शाबाश। नंबर वन पॉइंट, कितना % CO2 फ्री रहा। अब किधर हो यार, मैं एक तरफ जा रहा हूँ, पता नहीं आप किधर किधर जा रहे हो। क्लियर है कि नहीं। CO2 100% तो आया था, कितना % फ्री रहा, 7। इनिशियली कितना % आरबीसी ने लिया, 93 में से 23% किसको मिला, हीमोग्लोबिन। 70% किसको मिला, और इसने क्या बनाया, HCO3। HCO3 बाहर निकला तो Cl अंदर चला गया, इसको क्या कहते हैं, हैमबर्गर शिफ्ट। और ये H+ किसके साथ अटैच हुआ, H30। अब ये जितने भी स्टेप्स हमने पढ़े हैं, जितने भी ये सारे स्टेप्स हमने पढ़े हैं जो किस कैपिलरी के अंदर हुए हैं, सिस्टेमिक कैपिलरी, इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को कहते हैं फिजियोलॉजी के अंदर बोहर इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं, बोहर इफेक्ट। ये एमसीक्यू आता है, ठीक है क्या नहीं। तो रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ विच गैस, रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी स्टेप्स हमने डिस्कस किए किस कैपिलरी में, सिस्टेमिक में, इसको हम बोहर इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड बोहर इफेक्ट। अगर आप लोगों को एग्जाम में आ जाए राइट शॉर्ट नोट ऑन बोहर इफेक्ट ऑफ CO2, आप लोगों ने ये ड्रा करना है। क्लियर है, आप लोग फर्स्ट एड भी खोलेंगे, बोहर इफेक्ट ये ड्रा किया गया है। क्लियर है कि नहीं। अब हमने यहाँ पे इस कैपिलरी से कौन से साइड पे जाना है, वीनस साइड पे, क्योंकि आर्टरी का काम ब्लड देना है और वेन का काम ब्लड लेना है। तो लंग्स को वापस ब्लड कौन देगा, वेन देगा। तो ये जो इस तरफ ब्लड आ रही है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्री है कि नहीं, कितना %, 7। फिर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ अटैच हुआ है, हीमोग्लोबिन, कितना %, 23। और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड किसकी शक्ल में जाएगी, बाइकार्बोनेट, कितना %, 70। अब ये तीन चीजें जब वेन के जरिए लंग्स में जाएगी तो फिर इससे दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वो लंग्स बाहर क्या करेगी, एक्सहेल करेगी। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि उसके अंदर फिर क्या होगा। तो ये सिस्टेमिक कैपिलरी का कंसेप्ट था, वहां पे हम पल्मोनरी कैपिलरी, इधर से तो हमने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट किया है। अब इसको हमने कहाँ तक पहुंचाना है, लंग्स तक, और फिर लंग्स से बाहर निकालना है, एक्सहेल करना है। वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। क्लियर है कि नहीं। सो दिस इज कॉल्ड बोहर इफेक्ट। फिर लंग्स में जो हम आगे चीजें पढ़ेंगे उसको हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है जी, ओके जी। तो प्लीज देखे, ये जो GIT है बिल्कुल इनिशियल है। बिलीफ में GIT के एंड में आप लोग घर बैठे बैठाए वोमिटिंग के लिए मेडिसिन लिख सकोगे अगर आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ लिया। डायरिया की मेडिसिन लिख सकेंगे, कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन लिख सकेंगे, गर्ड की मेडिसिन लिख सकेंगे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की मेडिसिन लिख सकेंगे, लेक्सेटिव समझ जाएंगे। इसलिए कहता हूँ कि GIT और रेस्पिरेटरी ये थोड़े से डिफिकल्ट भी है, और डेली बेस जॉइंट के मेडिसिन लिख सकते हैं कि डेली बेस के प्रॉब्लम में हमारे घरों में भी आते हैं। तो ये दोनों अभी अभी स्टार्ट हुए हैं रिसेंटली, जिसके जहाँ पे भी वीकनेस है जाकर घर में कल और परसों के दिन में उसको रिवाइज करें। मतलब आप लोग कहीं पे भी जा रहे,
घर बैठे हैं या किसी काम पे जा रहे हैं, अपने पास नोटबुक भी रखें, काम भी करें और पढ़ाई भी करें। इसमें कुछ नहीं होता, आधा घंटा भी देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ याद होगा। तो कोशिश करें जो कल और परसों वाला दिन है उसको स्टडी में यूटिलाइज करें, ठीक है। जीआईटी के स्टार्ट से और रेस्पिरेटरी के 2 लेक्चर, कल वाला और आज वाला, इसको सही तरीके से पढ़ें ताकि मंडे को इंशाल्लाह फिर समझ आप लोग को आएगी कि हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।